में आया और सीधे बिलाल की ओर भागा। शुक्ला जी ने उसे कवर देने के लिए दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अजहर ने दूर से गोलियां चलाईं ताकि बाकी के अंगरक्षक विचलित हो जाएं। यह एक अराजक स्थिति थी, लेकिन इसी अराजकता में अजय ने बिलाल तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। बिलाल भागने की कोशिश में था, लेकिन अजय ने उसे काबू में ले लिया। अब दोनों आमने सामने थे, एक देश का सिपाही, दूसरा एक हजारों निर्दोषों का हत्यारा। अजय ने उसे जमीन पर गिरा दिया, हथकड़ी लगाई और सिर्फ इतना कहा, भारत चल, अपने गुनाहों का हिसाब वहीं होगा। वापसी की जटिलता। बिलाल को पकड़ने के बाद असली चुनौती थी उसे पाकिस्तान से बाहर लाना। टीम के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। कराची की पुलिस और सेना को अब ऑपरेशन का पता चल चुका था। अजय ने भारतीय मुख्यालय से संपर्क कर एयरलिफ्ट की योजना बनाई। एक गुप्त वायुसेना यूनिट ने सीमा के पास उड़ान भरी। टीम बिलाल को लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंची। इस दौरान अजहर को एक गोली लगी, लेकिन उसने बिलाल की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। जय ने पूरे रास्ते निगरानी रखी। अंततः भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर बिलाल को लेकर भारत की धरती पर उतर गया और इसी के साथ ऑपरेशन शांतिपथ की सफलता की मुहर लग गई। विजय, लेकिन बिना शोर। भारत में कहीं कोई समाचार नहीं चला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, न कोई मेडल मिला। लेकिन इस सन्नाटे के बीच 4 सिपाहियों ने एक पूरे देश को सुरक्षित किया। बिलाल को गुप्त जेल में रखा गया, जहां उससे हर जानकारी निकाली गई और भारत में होने वाले धमाकों को समय रहते रोक लिया गया। बिलाल को पकड़कर भारत लाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन चमत्कार अक्सर नायक को गर्व नहीं, बल्कि एक और युद्ध की ओर धकेलते हैं, अंदरूनी युद्ध। जब टीम वापस भारत पहुंची, तब कोई बधाई, कोई स्वागत या मीडिया की सरगर्मी नहीं थी। बस सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह मौन न सिर्फ सरकार की नीति थी, बल्कि उस साजिश के खिलाफ एक जवाब भी, जो आतंक को चर्चा से पोषित करती थी। टीम को भी इसका भान था। वे चुपचाप लौटे, कुछ जख्मी, कुछ थके हुए, पर हर कोई अंदर से और अधिक मजबूत। राजनीतिक पर्दे के पीछे। दिल्ली के एक उच्च स्तरीय मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और कुछ गिने चुने अफसरों के बीच गुप्त चर्चा हुई। मुद्दा स्पष्ट था, बिलाल अब भारत में है, लेकिन यह बात दुनिया को नहीं बताई जा सकती। अगर पाकिस्तान को भनक लगती, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शोर मचाकर भारत पर दबाव बना सकता था। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन जैसे देश सार्वजनिक गिरफ्तारी की बात करते और यह ऑपरेशन एक कूटनीतिक सिरदर्द बन जाता। इसलिए निर्णय हुआ, बिलाल कभी भारत आया ही नहीं, और इसी के साथ एक अदृश्य जेल की दीवारें उसके चारों ओर खड़ी कर दी गईं। अजय की चुप्पी। अजय ने कभी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में थकावट नहीं, एक अजीब सी निराशा थी, जैसे उसने बहुत कुछ जीता हो, लेकिन अपने ही देश में गुमनाम रह गया हो। उसे मुख्यालय बुलाया गया, जहां उसे बस एक दस्तावेज थमाया गया। ऑपरेशन पूरा, आप अस्थायी टीम के सदस्य थे, अब आपको मूल सेवा में वापस भेजा जाता है। यह औपचारिक वाक्य था, लेकिन इसके भीतर छिपा था उस राष्ट्रभक्त का विसर्जन, जिसने बिना नाम के देश के लिए जान की बाजी लगाई थी। शुक्ला जी का मौन विदा। शुक्ला जी ने इस ऑपरेशन के बाद सेवानिवृत्ति का निर्णय ले लिया। उन्होंने न तो किसी कार्यक्रम की इच्छा जताई, न ही कोई विदाई समारोह स्वीकार किया। वे बस अजय से एक बार मिले और कहा, देशभक्ति भाषणों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इतिहास में नहीं, आत्मा में लिखे जाते हैं। उनकी आंखों में गर्व था, पर हृदय में शांति भी। अजहर की पीड़ा और नई राह। अजहर का घाव गंभीर था, लेकिन उसने फील्ड पर अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। डॉक्टरों ने उसे लंबे आराम की सलाह दी, लेकिन अजहर ने कुछ और चुना। मैं प्रशिक्षण विभाग में जाना चाहता हूं, अगली पीढ़ी को तैयार करना है। उसके लिए यह कोई पदावनति नहीं, बल्कि एक मिशन था। जैसे हम 4 थे, वैसे 400 और बने। जय की तकनीक और तटस्थता। जय इस ऑपरेशन के तकनीकी स्तंभ थे। भारत लौटकर उन्होंने एक गोपनीय प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, जहां नई साइबर निगरानी प्रणाली तैयार की जा रही थी। जय का मानना था कि भविष्य की जंगें डिजिटल होंगी और उनका हथियार होगा ज्ञान और कोड।
बिलाल का मनोवैज्ञानिक परीक्षण। एक विशेष मनोवैज्ञानिक अधिकारी को बिलाल के व्यवहार और विचारधारा का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। बिलाल ने शुरुआत में कुछ नहीं बोला, पर धीरे धीरे उसके भीतर की सड़ांध सामने आने लगी। उसने बताया कि कैसे मौलाना रहीम ने उसे बचपन से ही ये सिखाया कि हिंदुस्तान दुश्मन है और जन्नत की राह शहीद बनकर ही खुलती है। लेकिन भारतीय जेल की दीवारों में उसकी यह विचारधारा धीरे धीरे पिघलने लगी। वह महसूस करने लगा कि जिन लोगों को वह मारना चाहता था, वही लोग इंसानियत में उससे कहीं बड़े हैं। मौलाना रहीम की अगली चाल। दूसरी ओर, मौलाना रहीम को जब पता चला कि बिलाल गायब है, तो उसने मान लिया कि वह भारत की पकड़ में आ चुका है। उसने अपना ठिकाना बदल लिया और अब सीरिया की ओर रुख किया। वहां से उसने एक नई योजना बनाई, भारत में यतीम नामक एक आतंकी सेल को सक्रिय करने की योजना। यह संगठन बिलाल का बदला लेना चाहता था, लेकिन भारतीय एजेंसियां अब सतर्क थीं। अजय भले ही ऑपरेशन से बाहर हो गया हो, लेकिन उसका अनुभव अब एक फाइल नहीं बल्कि एक पूरी योजना का खाका बन चुका था। परिवार और असली जीत। घर लौटकर अजय ने पहली बार चैन की नींद ली। उसकी बेटी ने उससे पूछा, पापा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? अजय ने जवाब दिया, क्योंकि इस बार मैं कुछ बचाकर लाया हूं, खोकर नहीं। उसकी पत्नी ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। न कोई सवाल, न कोई उत्तर, बस एक खामोश स्वीकृति की जो हुआ वह देश के लिए था। अंतिम पंक्तियां। बेबी। कोई टीम नहीं, कोई संगठन नहीं, बल्कि एक नजरिया था। एक ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है, हम नहीं चाहते कि इतिहास हमें याद रखे, बस इतना चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। मौलाना रहीम की नई आतंकी योजना, यतीम ग्रुप की उठती परछाइयां और अजय की पुनः वापसी एक अनाधिकारिक मिशन पर। या बताएं, यदि आप कहानी में कोई दिशा परिवर्तन या पात्र का विशेष विस्तार चाहते हैं। बिलाल की गिरफ्तारी से भारत ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, पर यह जीत स्थायी नहीं थी। आतंक कभी एक चेहरा नहीं होता, वह विचार होता है, और विचार को हराने के लिए सिर्फ गोलियां नहीं, दीर्घकालिक रणनीति चाहिए। पाकिस्तान की धरती पर बिलाल के गायब होने की खबर जैसे ही फैलनी शुरू हुई, उसके पीछे खड़े नेटवर्क में खलबली मच गई। मौलाना मोहम्मद रहीम, वही जिसने एक पूरी पीढ़ी को कट्टरता की आग में झोंक दिया था, अब बदले की अगली योजना तैयार कर रहा था। सीरिया का नया अड्डा। रहीम अब पाकिस्तान से भागकर सीरिया के एक सीमावर्ती शहर में जा चुका था। वहां उसकी मुलाकात हुई अब्बू समीर से, इस्लामिक आतंकी संगठन का एक क्षेत्रीय प्रमुख जो मध्य एशिया में नए स्लीपर सेल खड़े कर रहा था। मौलाना ने अपने पुराने अनुभव के साथ अब एक नई विचारधारा को जन्म दिया। यतीम, एक ऐसा संगठन जो उन युवाओं से बनेगा जिनके परिवार भारत में पुलिस या सेना के हाथों मारे गए हैं। उसने कहा, इन बच्चों के पास कुछ नहीं बचा, न देश, न धर्म, न घर, उन्हें बस एक दुश्मन याद है, हिंदुस्तान। भारत में नई हलचल। दिल्ली, मुंबई और पटना में अचानक कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगीं। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए, लेकिन खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि कुछ युवक तेजी से कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं। जय, जो अब तकनीकी निगरानी इकाई में था, ने इन युवकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी शुरू की। जल्द ही एक कड़ी मिली, एक अज्ञात चैट ग्रुप जिसका नाम था अल यतीम। जय ने उस ग्रुप के ट्रैफिक को डिकोड करते हुए एक पैटर्न पाया। 27 दिन बाद एक साथ कई शहरों में हलचल। वापस बुलावा। इस संकट को भांपते हुए एक गुप्त बैठक हुई। अजय को फिर बुलाया गया, लेकिन इस बार औपचारिक तौर पर नहीं, बल्कि एक अनाधिकारिक आमंत्रण के रूप में। अजय ने स्पष्ट कहा, मैं अब सरकारी कर्मचारी नहीं हूं। पर वरिष्ठ अधिकारी बोले, देश के सिपाही कभी सेवा से मुक्त नहीं होते। अगर देश को फिर तुम्हारी जरूरत है तो तुमसे बड़ा अधिकारी कोई नहीं। नई टीम की रचना। अजय ने इस बार तय किया, यह लड़ाई अकेले नहीं होगी। उसने अजहर को फोन किया, जो अब प्रशिक्षण केंद्र में था। जय पहले से ही टीम में शामिल था। शुक्ला जी अब सक्रिय नहीं थे, पर उन्होंने एक नाम सुझाया, रहमत अली, एक पूर्व एजेंट जो कभी अफगान सीमा पर रॉ के लिए काम कर चुका था। रहमत अब दिल्ली में टैक्सी चलाता था, देश की सेवा करते करते, जिसे व्यवस्था ने भुला दिया था।
अजय ने जब उसे दोबारा बुलाया तो वह बिना एक शब्द कहे तैयार हो गया। छाया में बैठकों की श्रृंखला। अब टीम एक बार फिर बन चुकी थी, लेकिन इस बार उनके पास न कोई पहचान थी, न सरकारी संसाधन, न कूटनीतिक सुरक्षा। वे सिर्फ अपने अनुभव, भरोसे और नियत के साथ आगे बढ़ रहे थे। जय की सूचना के आधार पर अल यतीम ग्रुप में शामिल 2 युवकों का पीछा किया गया, मोहम्मद अनीस और रहमान शेख। दोनों मुंबई के उपनगरों में रहकर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स की तलाश में थे। अजय और रहमत ने भेष बदलकर उनके संपर्क में आने की योजना बनाई। अनीस का मनोबल। अनीस 19 वर्ष का था और उसके पिता 2008 के मुंबई हमलों के बाद एक मुठभेड़ में मारे गए थे। उस घटना ने उसे इस कदर बदल दिया कि वह अब सिर्फ बदले की आग में जलता था। जब अजय और रहमत ने उसे एक स्लीपर सप्लायर बनकर संपर्क किया तो वह तुरंत बातचीत को आगे बढ़ाने को तैयार हो गया। पर रहमत की नजरों ने देखा, यह लड़का अब भी पूरी तरह आतंकी नहीं बना है, यह सिर्फ गुस्से में है, भटका हुआ है। ये बात अजय को भी समझ में आ गई और उन्होंने फैसला लिया कि इस ऑपरेशन में सिर्फ मारो या मरो नहीं होगा, बल्कि बचाओ जो बच सकते हैं का सिद्धांत भी अपनाया जाएगा। आतंक के पोस्टर का खुलासा। अनीस से हुई बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि यतीम का असली नेतृत्व रहीम नहीं, बल्कि एक भारतीय युवक के हाथों में था, फैसल कादरी, जो 2013 में भारत से सीरिया गया था और अब आधुनिक तकनीक का उपयोग कर आतंकी नेटवर्क को ऑनलाइन चला रहा था। फैसल की योजना थी कि देश भर में एक साथ कई मॉल, रेलवे स्टेशन और स्कूलों को निशाना बनाया जाए। यह सुनते ही टीम को एहसास हुआ कि समय बहुत कम है, सिर्फ 20 दिन बाकी हैं। निर्णय, कार्रवाई या प्रतीक्षा। अजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि फैसल को रोकने के लिए उन्हें सीरिया जाना पड़ेगा, एक ऐसा देश जहां भारत की कोई आधिकारिक पहुंच नहीं। सरकार ने अनुमति नहीं दी, पर अजय ने अब निर्णय लिया, अगर हमें उस आग को बुझाना है तो वहीं जाना होगा जहां से वह जलती है। टीम के सभी सदस्य जान चुके थे, अब यह मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक आदर्श था। उनका उद्देश्य अब सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि उस सोच को मिटाना था जो दुश्मन बनाती है। टीम अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां लौटना आसान था, पर जरूरत थी आगे बढ़ने की। सीरिया कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि दुनिया की उन जगहों में से एक था जहां घुसना खुदकुशी करने जैसा था। लेकिन जब दुश्मन वहीं हो तो सैनिक की राह उसकी छाया से होकर ही जाती है। अजय ने अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय किया, कुछ सीरियाई विद्रोही, कुछ फ्रेंच पत्रकार और एक दुबई निवासी भारतीय व्यापारी जो युद्ध क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाता था। सबका मकसद अलग था, लेकिन एक नाम था जिसने उन्हें जोड़ दिया, फैसल कादरी। दमिश्क की धूल। टीम एक एक करके विभिन्न पहचान में सीरिया के अलग अलग शहरों में प्रवेश करती है, कोई एनजीओ वर्कर बनकर, कोई ड्राइवर की वेशभूषा में, तो कोई मीडिया प्रतिनिधि की तरह। अजय और जय का पहला पड़ाव था दमिश्क, जहां फैसल के नेटवर्क का एक कमजोर सिरा मौजूद था, सलीम हजारी। सलीम, जो दिखने में एक गरीब दुकानदार था, दरअसल फैसल का वित्तीय नेटवर्क संचालित करता था, हवाला, क्रिप्टो और नकद लेन देन का मास्टरमाइंड। जय की निगरानी से यह पता चला कि सलीम हर शुक्रवार को एक पुराने मस्जिद के पीछे बने कब्रिस्तान के रास्ते से नकद पैकेट ले जाता है। अब चुनौती थी, या तो उसे ट्रैक किया जाए और फैसल तक पहुंचा जाए, या फिर सलीम को गिरफ्तार करके सारी योजना बिगाड़ी जाए। रहमत की काबिलियत। रहमत अब अजय का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन चुका था। उसने अतीत में ऐसे कई ऑपरेशन किए थे जहां दुश्मन की भाषा, रहन सहन और चालाकी को पढ़ना जरूरी होता था। उसने सलीम के दाएं हाथ नूर अल हबीब से संपर्क किया, खुद को एक पाकिस्तानी आतंकी बताकर, जिसने भारत में हमले की योजना बनाई थी। नूर ने उसे गंभीरता से लिया और उसे सलीम से मिलाने का वादा किया। यह एक जोखिम भरा खेल था, पर रहमत की चालें हमेशा समय से पहले होती थीं। अजहर की वापसी। अजहर जो भारत में था, उसने सीरिया के आतंकी संगठनों की बातचीत को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। उसने पाया कि फैसल ने भारत में मौजूद यतीम सेल्स को 48 घंटों के भीतर एक कोड भेजने की योजना बनाई है। यह कोड ऑपरेशन का अंतिम संकेत होगा, हमला कब, कहां और कैसे होगा। अब अजय और टीम के पास 48 घंटे का समय था फैसल तक पहुंचने और हमले को रोकने के लिए। सलीम की गिरफ्त।
रहमत की योजना सफल हुई। सलीम ने उसे एक पैकेट सौंपा और अगले दिन एक मुलाकात तय की जहां रहमत को फैसल की अगली योजना दी जानी थी। लेकिन उसी रात रहमत ने सलीम के घर में घुसकर उसके लैपटॉप से डेटा कॉपी कर लिया, वह डेटा जिसने सब कुछ खोल दिया। सैकड़ों ईमेल, ट्रांजैक्शन और एक प्रमुख नाम, बशीर कोड 17। बशीर वही था जो भारत में यतीम को लॉजिस्टिक समर्थन देता था। अब अजय को 2 काम करने थे। 1, फैसल को पकड़ना। 2, भारत में बशीर को न्यूट्रलाइज करना। विभाजन का निर्णय टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। अजय और रहमत सीरिया में रहकर फैसल के ठिकाने तक पहुंचने वाले थे, जबकि जय और अजहर भारत लौटकर बशीर को ट्रैक करने वाले थे। यह योजना एक ही धड़कन में दोनों सिरों को काटने जैसी थी। फैसल की परतें। सलीम से मिले डेटा से यह स्पष्ट हुआ कि फैसल ने एक विदेशी एनजीओ की आड़ में एक कंपाउंड बनाया है जहां वह शरणार्थियों के बच्चों को पढ़ाने का दिखावा करता है, पर असल में वह बच्चों को कट्टरता, हथियार चलाने और आत्मघाती हमला करने की ट्रेनिंग दे रहा था। यह जानकारी अजय को तोड़ गई। उसने पहली बार अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया। अगर इन बच्चों को हमने नहीं बचाया तो आने वाला कल किसी के हाथ में नहीं रहेगा। अंतिम चढ़ाई। अजय और रहमत उस एनजीओ कैंपस की ओर बढ़ते हैं रात के अंधेरे में, हर कदम एक विस्फोट के मुहाने पर। उनका लक्ष्य था फैसल को जिंदा पकड़ना ताकि उससे यतीम की पूरी जड़ खोदी जा सके। कैंप के अंदर बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी। वे नारे लगा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में मासूमियत अब भी जीवित थी, एक ऐसी मशाल जिसे बुझने से पहले बचाया जा सकता था। फैसल, जिसने भारत छोड़ा था नफरत के साथ, अब एक ऐसा प्राणी बन चुका था जो किसी देश, धर्म या मानवता से नहीं जुड़ता था, बस अपने घृणा के एजेंडे का गुलाम बन चुका था। द्वंद्व। अजय ने उससे सामना किया, 2 शब्दों में नहीं, एक मौन सवाल में। तू खुद को क्या समझता है? फैसल हंसा, बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने पैदा किया। अगर मुझे जहर मिला है तो तुम्हारे समाज ने पिलाया है। पर अजय ने उत्तर दिया, अगर समाज ने जहर पिलाया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होता, पर मैंने विकल्प चुना, तूने बदला। अंत नहीं शुरुआत। फैसल गिरफ्तार हुआ। एनजीओ के बच्चे स्थानीय एजेंसियों को सौंपे गए ताकि पुनर्वास हो सके। जय और अजहर ने भारत में बशीर को गिरफ्तार कर लिया। यतीम की लगभग सभी शाखाएं नष्ट कर दी गईं। पर अजय जानता था, आतंक खत्म नहीं हुआ, उसका एक स्वरूप मात्र मिटा है। फैसल की पूछताछ से मिले नए संकेत, भारत के भीतर की राजनीति और एक बार फिर अजय की पहचान को लेकर उठता सवाल। फैसल कादरी की गिरफ्तारी के बाद माहौल कुछ समय के लिए शांत हुआ, लेकिन जो सच्चाई फैसल के पास बंद पड़ी थी वह किसी तूफान से कम नहीं थी। इंटेरोगेशन रूम में अजय चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें फैसल के चेहरे से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से जवाब खींचने की कोशिश कर रही थीं। फैसल का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चुनौती झलक रही थी। पूछताछ की शुरुआत। जब अजय ने पहली बार सवाल किया, भारत में तुमने कितने स्लीपर सेल एक्टिवेट किए, तो फैसल मुस्कुराया, जितने तुम गिन नहीं सकते और जितनों से बच नहीं सकते। अजय जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये लड़ाई थी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। लेकिन फैसल के जवाबों में छुपे संकेतों ने कुछ नया उजागर किया। उसने बार बार एक नाम लिया, उम्मत फाउंडेशन। यह नाम किसी सरकारी लिस्ट में नहीं था, न ही किसी रिपोर्ट में, पर जैसे ही जय ने इसे सिस्टम में ट्रेस किया, एक जाली एनजीओ का जिक्र सामने आया, जो भारत के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक सहायता के नाम पर युवाओं को मानसिक रूप से कट्टरता की ओर मोड़ रहा था। राजनीतिक जाल। फैसल के खुलासे के बाद जब अजय ने दिल्ली लौटकर रिपोर्ट सौंपी तो वहां एक अप्रत्याशित ठहराव था। कुछ अधिकारियों ने कहा, यह मामला गृह मंत्रालय की सीमा में नहीं आता, विदेश मंत्रालय देखेगा। कुछ बोले, यह फाउंडेशन तो देश में ही रजिस्टर्ड है, इसे बंद करना तो नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। अजय समझ गया, अब उसकी लड़ाई केवल आतंकवादियों से नहीं बल्कि प्रणाली से भी है। बशीर की गवाही। उधर जय और अजहर ने बशीर से जो जानकारी निकाली उसने स्थिति को और जटिल कर दिया। बशीर ने बताया कि उम्मत फाउंडेशन का प्रमुख व्यक्ति था फहद अब्बासी, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में जाना जाता था और जिसके संबंध कई राजनेताओं से थे। फहद अब्बासी देश के भीतर से ही विदेशी फंडिंग के सहारे युवाओं को मानसिक जहर पिला रहा था।
वह उन्हें इस तरह प्रशिक्षित करता कि वे अपने दुश्मन को खुद चुन लें, सरकार, पुलिस, सेना या धर्म से असहमत कोई भी। संघर्ष नीति बनाम जरूरत। जब अजय ने फहद अब्बासी के खिलाफ सबूत के साथ एक्शन की सिफारिश की तो उच्च स्तर पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा, इससे अल्पसंख्यक समुदायों में भय फैल सकता है। पर अजय का तर्क था, जो जहर फैला रहा है उसका धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, उसका इरादा देखा जाना चाहिए। यह बयान कई अधिकारियों को असहज लगा। अजय पर दबाव डाला गया कि वह रिपोर्ट को बदलकर धार्मिक उन्माद के बजाय आर्थिक धोखाधड़ी के रूप में पेश करे। जय की चतुराई। जय ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने उम्मत फाउंडेशन की वेबसाइट, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के ट्रैफिक को ट्रैक करना शुरू किया। उसने पाया कि इन माध्यमों से ट्रिगर वर्ड्स भेजे जा रहे थे जो युवाओं के दिमाग को उकसाते थे। उदाहरण के लिए, शहादत का समय नजदीक है, वह सरकार तुम्हारा दुश्मन है, अपने खून को खामोश न रहने दो। ये सब सामान्य लगने वाले मैसेज थे, लेकिन जिनको भेजा गया उनके मन में पहले से आक्रोश भरा गया था। अजहर की योजना। अजहर, जो आमतौर पर शांत रहता था, अब आगे आया। उसने कहा, हमें इस लड़ाई को न्यायालय के नहीं, जनता की अदालत में लड़ना होगा। उसने पत्रकारों से संपर्क किया, कुछ ऐसे जो अब भी निष्पक्ष थे। एक एक्सपोजे प्लान किया गया। फहद अब्बासी की सारी रिकॉर्डिंग, वीडियो, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, युवाओं के बयान, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में जारी किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री जैसे ही बाहर आई, मीडिया में भूचाल आ गया। जन जागृति और जन दबाव। देश भर में चर्चा होने लगी उम्मत फाउंडेशन को लेकर, कट्टरता को लेकर, और यह सवाल कि देश के दुश्मन बाहर नहीं, हमारे बीच हैं। लोगों ने सवाल उठाए और अब राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। सरकार को मजबूरी में जांच बैठानी पड़ी और फहद अब्बासी को एक दिन छापे के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। एक और मोड़। लेकिन जीत इतनी आसान नहीं थी। अजय को बुलाया गया और कहा गया कि अब जबकि ऑपरेशन सफल हो चुका है, उन्हें अनौपचारिक सेवाओं से हटकर विश्राम लेना चाहिए। यह सम्मानपूर्वक बाहर निकालने की कोशिश थी। पर अजय ने मुस्कुराकर कहा, अगर देश की रक्षा करना अनौपचारिक हो गया है तो मैं गैर सरकारी होकर भी इसे निभाऊंगा। नई शुरुआत। अजय, जय, अजहर और रहमत अब सरकारी एजेंसी के नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्रहित इकाई के रूप में काम करने लगे। उन्होंने ऑपरेशन शुद्धिकरण नाम से एक अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य था मानसिक कट्टरता से लड़ना, युवाओं को पुनर्संस्कार देना और तकनीक से देश की रक्षा करना। ऑपरेशन शुद्धिकरण की शुरुआत, युवा भर्ती योजना की चुनौती और अजय के सामने फिर उठता एक अदृश्य खतरा। फहद अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद देश की जनता में एक नई जागरूकता आई थी, लेकिन अजय जानता था कि किसी एक को हटाने से व्यवस्था बदलती नहीं। जड़ें गहरी थीं और लड़ाई अब सीधे जमीन से शुरू करनी थी। सरकार भले ही अजय की टीम को बंद कर चुकी थी, लेकिन राष्ट्र की आत्मा के लिए काम करने की भावना कभी बंद नहीं होती। ऑपरेशन शुद्धिकरण का जन्म इसी भावना से हुआ। लक्ष्य, विचारधारा का शुद्धिकरण। इस ऑपरेशन का उद्देश्य किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस विषैले विचार के खिलाफ था जो युवाओं को उनके ही देश के विरुद्ध भड़काता था। अजय, जय, रहमत और अजहर ने एक योजना बनाई। देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर उन जगहों को चिह्नित करना जहां युवा बेरोजगार थे, सामाजिक भेदभाव था और जहां बाहरी विचारधाराएं पैर पसार चुकी थीं। उनका उद्देश्य था उनसे पहले पहुंचना जो नफरत बेचते हैं। पहली चुनौती, विश्वास। टीम को जल्द ही यह समझ आ गया कि युवाओं के मन से नफरत मिटाना तलवार की धार पर चलने जैसा था। कई युवा उनसे सवाल पूछते, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो सरकार के आदमी होंगे। हमें तो यही सिखाया गया है कि हम पीड़ित हैं। अजय ने ऐसे हर सवाल का सामना शांति और तथ्यों से किया। वह अपने अनुभव साझा करता, कैसे उसने सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ा, लेकिन सबसे कठिन लड़ाई उसे अपने देशवासियों की टूटती सोच से लड़नी पड़ी। जय की तकनीकी क्रांति। जय ने ऑपरेशन शुद्धिकरण को डिजिटल मोर्चे पर विस्तारित किया। एक मोबाइल ऐप बनाया गया, जागरूक, जिसमें वीडियो, एनिमेशन, सरल भाषा में आर्टिकल और प्रेरणादायक कहानियां थीं।
जो युवाओं को यह समझाती थीं कि देश क्या है, दुश्मन कौन है और असली युद्ध किससे है। जागरूक ऐप का एक फीचर था, बोलो भारत के लिए, जिसमें युवा अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते थे। हजारों वीडियो, कविता और गीत आने लगे। यह जज्बा अब फैलने लगा था। अजहर की मनोविज्ञान नीति। अजहर ने युवाओं से संवाद में एक नई पद्धति अपनाई। वह उन्हें सुनता, न कि समझाता। उसने बताया कि कैसे दिमाग को बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहानुभूति और अवसर की जरूरत होती है। उसने कई पूर्व चरमपंथियों से बातचीत की और उनकी पुनरावृत्ति की कहानियां साझा की। कैसे एक समय का उग्रवादी आज एक शिक्षक है या एक इंजीनियर। यह होप मॉडल जल्द ही एक आंदोलन का रूप लेने लगा। रहमत की जमीनी समझ। रहमत, जो खुद भी एक संघर्ष भरे अतीत से आया था, सबसे गहराई तक जुड़ पाया। वह गांवों में जाकर युवाओं को अपने जैसे उदाहरण देता। अगर मैं देश के लिए मर सकता हूं, तो तुम जीकर देश को क्यों नहीं बदल सकते। उसकी बातों में दर्द था, सच्चाई थी और इसलिए भरोसा था। उसके संपर्कों के सहारे टीम ने उन जगहों तक भी पहुंच बनाई जहां सरकारी योजनाएं भी नहीं पहुंची थीं। पहली सफलता, राजस्थान के एक छोटे कस्बे में एक युवक था, नफीस, जो कट्टरपंथियों के संपर्क में था और भारत छोड़कर अफगानिस्तान जाने की सोच रहा था। लेकिन जब उसने जागरूक ऐप पर अजय का वीडियो देखा, उसने एक मैसेज किया, क्या मैं बदल सकता हूं? टीम ने तुरंत संपर्क किया। नफीस से लंबी बातचीत के बाद उसे न केवल बदला गया, बल्कि उसे जागरूक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। आज वही युवक स्कूलों में जाकर बोलता था, नफरत से क्रांति नहीं होती, नफरत से कब्र मिलती है। नया खतरा। जब यह आंदोलन फैलने लगा, तभी एक नया चेहरा सामने आया, जाहिर राव, जो एक विदेशी मीडिया विशेषज्ञ था और भारत में रहकर डिजिटल स्तर पर भारत विरोधी नैरेटिव फैला रहा था। वह खुद को शांति का प्रचारक कहता था, लेकिन उसके सोशल चैनलों पर युवाओं को व्यवस्था से असंतोष की आग में झोंका जा रहा था। अब अजय के सामने एक नई चुनौती थी। आतंकवादी अब बंदूक से नहीं, शब्दों से लड़ रहे थे। रणनीति, विचारों से विचारों की टक्कर। अजय ने एक विशेष टीम गठित की, विचार वाहिनी, जिसमें सोशल मीडिया एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, शिक्षाविद और पत्रकार शामिल थे। उनका काम था हर उस नैरेटिव का जवाब तथ्यों और संवेदनशीलता से देना, ताकि कोई भी युवा भ्रमित न हो। हर झूठ का जवाब एक सच्चाई से दिया गया, हर उकसावे का जवाब एक उम्मीद से। सामाजिक साझेदारी। अजय जानता था कि सरकारें अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने निजी कंपनियों, एनजीओ और शिक्षण संस्थानों को भी जोड़ा। जागरूक और ऑपरेशन शुद्धिकरण अब सीएसआर कार्यक्रमों, विश्वविद्यालय सेमिनार और रोजगार शिविरों का हिस्सा बन चुके थे। युद्ध का अंतिम मोर्चा। ऑपरेशन शुद्धिकरण के 2 साल बाद भारत में कट्टरता से प्रभावित युवाओं की संख्या में भारी गिरावट आई। लेकिन जैसे ही एक स्थान शांत होता, कोई न कोई जाहिर राव जैसे व्यक्ति नया बीज बो देता। अजय ने टीम को याद दिलाया, लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे को मिटाने के लिए हर रात एक नया दीपक चाहिए। जाहिर राव से सीधी टक्कर। अजय का सबसे बड़ा बलिदान और देश को बचाने की आखिरी लड़ाई। सरकारें अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने निजी कंपनियों, एनजीओ और शिक्षण संस्थानों को भी जोड़ा। जागरूक और ऑपरेशन शुद्धिकरण अब सीएसआर कार्यक्रमों, विश्वविद्यालय सेमिनार और रोजगार शिविरों का हिस्सा बन चुके थे। युद्ध का अंतिम मोर्चा। ऑपरेशन शुद्धिकरण के 2 साल बाद भारत में कट्टरता से प्रभावित युवाओं की संख्या में भारी गिरावट आई। लेकिन जैसे ही एक स्थान शांत होता, कोई न कोई जाहिर राव जैसे व्यक्ति नया बीज बो देता। अजय ने टीम को याद दिलाया, लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे को मिटाने के लिए हर रात एक नया दीपक चाहिए। जाहिर राव से सीधी टक्कर। अजय का सबसे बड़ा बलिदान और देश को बचाने की आखिरी लड़ाई।